सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 12 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किस राज्य ने ऑपरेशन काल नेमी शुरू करने की घोषणा की है। तो आंसर होगा उत्तराखंड ने। तो अभी उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, अभी उन्होंने ही ऑपरेशन काल नेमी को शुरू करने की घोषणा की है। अब इस ऑपरेशन में क्या होगा, तो लोगों को ठगने और धर्म का दुरुपयोग करने वाले फर्जी संतों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी जो आस्था के नाम पर धोखाधड़ी करते हैं, लोगों को ठगते हैं। तो इस ऑपरेशन का नाम है काल नेमी, जो कि उत्तराखंड में शुरू होगा। उद्देश्य मैंने आपको बता दिया, सच्ची धार्मिक शिक्षाओं की गरिमा की रक्षा करना और समाज में सद्भाव बनाए रखना। और जो लोग नकली साधु संत बनके लोगों को ठगते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना। इसी तरह से कुछ और ऑपरेशंस मैं आपको रिवाइज कराता हूं जो इस साल हमने पढ़े। एक ऑपरेशन इंद्रावती हमने शुरू किया था हैती से भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर पुलिस ने शुरू किया था मवेशी तस्करी पर रोक लगाने के लिए। ऑपरेशन डेविल हंट बांग्लादेश ने हिंसा से निपटने के लिए शुरू किया। ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए चलाया। ऑपरेशन टिक्का जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद घुसपैठ को रोकने के लिए हमने शुरू किया था हमारी सेना ने। ऑपरेशन हॉक सीबीआई ने शुरू किया ऑनलाइन बाल यौन शोषण नेटवर्क को समाप्त करने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकवादी ठिकानों पर हवाई हमला किया था। ऑपरेशन अभ्यास सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल ये बंगलुरु में हुआ था। ऑपरेशन केल्लर दक्षिण कश्मीर के शेपिया में केल्लर के घने जंगलों में आतंकवाद विरोधी अभियान था। ऑपरेशन संकल्प सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 22 नक्सलियों को मारा था, इसके अंतर्गत। ऑपरेशन वेब स्पाइडर यूक्रेन ने रूस पर गुप्त ड्रोन हमला किया था, ऑपरेशन वेब स्पाइडर के अंतर्गत। ऑपरेशन घोस्ट सिम इंडियन आर्मी और असम पुलिस ने मिलकर के शुरू किया था नकली सिमों के खिलाफ। और ऑपरेशन राइजिंग लायन जो इजराइल ने ईरान के परमाणु स्थानों पर हमला किया था उसको नाम दिया था ऑपरेशन राइजिंग लायन। फिर बदले में ईरान ने जो इजराइल पे हमला किया था उसको नाम दिया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। और ऑपरेशन सिंधु ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए चलाया था हमने। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पे हमला किया था, फिर उसको नाम दिया ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। और फिर इसके बदले में ईरान ने कतर में अमेरिकी एयरबेस पर जो मिसाइल हमला किया था उसको नाम दिया था ऑपरेशन बशायर अल फत। ऑपरेशन चक्र 5 भी हमने पढ़ा था, सीबीआई ने इसके तहत साइबर धोखाधड़ी में म्यूल बैंक खातों का भंडाफोड़ किया था। ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट इसका उद्देश्य था पाकिस्तान के द्वारा इलीगल लाए जा रहे सामानों को रोकना, हमने शुरू किया था ये। ऑपरेशन मैडमैक्स नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इस ऑपरेशन के तहत 4 महाद्वीपों में चल रहे वैश्विक ड्रग तस्करी गिरोह को ध्वस्त किया था। तो ये इसी साल सारे ऑपरेशन न्यूज में रहे थे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में मुंबई के कार्नेक ब्रिज का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो आंसर होगा सिंदूर। तो अभी मुंबई के पुराने कार्नेक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज कर दिया गया। इस ब्रिज का अभी पुनर्निर्माण हुआ था, उसके बाद इसका उद्घाटन किया महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस ने। और अभी पाकिस्तान में जो आतंकवादी शिविरों के खिलाफ हमारी सेना ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, तो उसी की सफलता के सम्मान में इसका नाम उसी के नाम पे सिंदूर रख दिया गया, सिंदूर ब्रिज। इसके बारे में आपको बता दूं कि इस ब्रिज को शुरुआत में कार्नेक ब्रिज के नाम से जानते थे, जो कि ब्रिटिश गवर्नर जेम्स रिवेक कार्नेक के नाम पे था, जिसने ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीयों पर अत्याचार किए थे। तो उसकी औपनिवेशिक विरासत को मिटाना भी इसके नाम को बदलने के पीछे एक कारण है। इस ब्रिज की लंबाई की बात करें 328 मीटर इसकी लंबाई है। ये ब्रिज 1868 में बना था। फिर अभी स्ट्रक्चरल ऑडिट में इसे असुरक्षित इनसिक्योर पाया गया, तो 2022 में इसको ध्वस्त कर दिया था और फिर से इसको बनाया गया, पुनः पूर्ण निर्माण किया गया। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, फिर इसका उद्घाटन किया महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने। और जब ये फिर से बना तो इसका नया नाम रखा गया, इसका नाम बदल दिया गया, सिंदूर ब्रिज अब इसे कहा जाता है। पुराना नाम कार्नेक ब्रिज था, वो मैंने आपको बता दिया। तो कहाँ पर है ये, मुंबई में है, ध्यान रखना। अब नाम बदलने से संबंधित कुछ और प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। जैसे अभी महाराष्ट्र के खुलताबाद शहर का नाम बदलकर रत्नापुर कर दिया था। उत्तर प्रदेश ने अपनी शून्य गरीबी योजना का नाम बदलकर BR अम्बेडकर जी के नाम पे रखा। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप कर दिया।
अशोक हॉल का नाम बदलकर अशोक मंडप कर दिया। पुणे एयरपोर्ट को अब जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज के नाम से जानते हैं। पोर्ट ब्लेयर को श्री विजयपुरम के नाम से। अयोध्या एयरपोर्ट को महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पे। राजपथ को कर्तव्य पथ कहते हैं। चंडीगढ़ एयरपोर्ट को अब शहीद भगत सिंह जी के नाम से जानते हैं। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट को नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं। अस्त्र MK3 मिसाइल जो कि एक तरह के बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, इसका नाम बदलकर गांडीव कर दिया। कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन को कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स के नाम से जानते हैं। और राजस्थान की जो फोय सागर झील है उसका नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया। उत्तराखंड में एक सुरंग है, उसका नाम पहले सिल्क्योर सुरंग था, अभी उसका नाम बदलकर बाबा बौखनाथ सुरंग कर दिया। भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का नाम बदलकर एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी कर दिया। उससे पहले आप जानते ही भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज का नाम बदलकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी किया गया था। पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य जो MP में है उसे अब भभूत सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य कहा जाएगा। और बिहार के गया शहर को गया जी के नाम से जानते हैं। अभी राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर सावित्रीबाई फुले के नाम पे किया गया था। सावित्रीबाई फुले राष्ट्र महिला एवं बाल विकास संस्थान। ठीक है, तो लगभग 18 प्रश्न मैंने आपको कराए नेम चेंज से संबंधित, सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं 2027 में शूटिंग वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन करेगा? तो आंसर होगा भारत। तो अभी नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने घोषणा की है कि भारत 2027 में शूटिंग वर्ल्ड कप और 2028 में शूटिंग वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। तो ये आपको याद रखना है। और अभी बता दूं मैं आपको कि भारत अभी नवंबर 2025 में पहली बार भारतीय निशानेबाजी लीग का भी आयोजन करेगा। कहाँ पे? दिल्ली में। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की पहले बात करें, इसकी स्थापना होती है 1951 में और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके हेड है वर्तमान में कलिकेश सिंह देव, लेकिन इसके जो फाउंडर थे, जो पहले प्रेसिडेंट थे, वो थे GV मावलंकर जो कि लोकसभा के पहले स्पीकर थे। अच्छा, अभी शूटिंग से ही मैं आपको याद दिलाऊं, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ने पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर चुना था लियू युकुन को, ये चाइना के हैं। और महिला एथलीट ऑफ द ईयर चुना था यांग जी, इनको, ये साउथ कोरिया की हैं। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप 2025 ये होगा भारत में। और शूटर है हमारी मनु भाकर, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया था शिपिंग मंत्रालय ने। और इसी साल 16वां एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2025 होगा कजाकिस्तान में। और इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन की भी बात कर लें, स्थापना होती 1907 में, हेडक्वार्टर म्यूनिक जर्मनी में मिलेगा। प्रेसिडेंट है लुकियानो रोसी जो कि इटली से हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना। ये अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की पहली महिला MD CEO कौन बनी है? तो आंसर होगा प्रिया नायर। तो अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने प्रिया नायर को अपना नया MD CEO बनाया है। वे रोहित जावा की जगह लेंगी। वे इस पद पर आने वाली पहली महिला हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की पहले बात करें तो ये भारत की सबसे बड़ी FMCG फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी है। स्थापना वैसे इसकी होती है 1933 में, मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई में। अब यहाँ पे इसी तरह से कुछ और प्रश्न मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जिसमें महिलाओं से संबंधित अपॉइंटमेंट्स हैं। जैसे कि देखो, अभी राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष बनी थी विजया किशोर रहाटकर। और अगर पूछे 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन बनी थी? बाला देवी। भारतीय वायुसेना की जगुआर स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट बनी थी तनुष्का सिंह। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष क्रिस्टी कॉवेंट्री बनी, जिम्बाब्वे से हैं, इस पद पर आने वाली पहली महिला। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला हेड नागोजी ओंकाजा-इवेला है, नाइजीरिया से। पहली महिला विधि सचिव लॉ सेक्रेटरी बनी अंजू राठी राणा। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की पहली महिला चीफ बनी थी नलाथंबी कलाई सेल्वी। दिल्ली की अभी चौथी महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बनी। नामीबिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति नेटुम्बू नंदी नदेतवा बनी। राष्ट्रमंडल राष्ट्रों का महासचिव बनाया गया शर्ली बॉचवे को, घाना देश के हैं ये, इस पद पर आने वाली पहली अफ्रीकी महिला। विश्व बैडमिंटन महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया खुनियंग पटामा को, थाईलैंड से हैं, इस पद पर आने वाली दूसरी महिला अध्यक्ष। भारतीय नौसेना की पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनी है दिव्या शर्मा। और इसके अलावा 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र का अध्यक्ष बनाया गया था एनालेना बैरबॉक को, जो कि जर्मनी से हैं। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला सेक्रेटरी जनरल बनी थी शेख नासर अल नोवेसी, UAE से हैं। UK की विदेशी जासूसी एजेंसी MI6 की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी ब्लेज
मैट्रेवेली। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी आस्था पूनिया। सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी जेनिफर गर्लिंग्स सिमन्स। तो ये सब महिलाओं से संबंधित अपॉइंटमेंट्स हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस राज्य ने गज मित्र नाम से एक योजना शुरू की है? तो आंसर होगा असम ने। तो अभी असम सरकार ने मानव हाथी संघर्षों की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए गज मित्र नाम से एक योजना शुरू की है। तो इस योजना का उद्देश्य है हाथियों के लिए सुरक्षित स्थान बनाना और प्राकृतिक एवं शांतिपूर्ण तरीकों से गांव को सुरक्षित रखने में मदद करना। आपको बता दूं कि भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार सन 2000 से लेकर 2023 के बीच में इन संघर्षों में, यानी कि हाथी मानव संघर्षों के कारण 1400 से ज्यादा लोगों और 1209 हाथियों की मौत हो चुकी है अब तक। तो इस गज मित्र योजना में क्या करेंगे, 80 गांवों में 8 स्थानीय सदस्यों की टीमें बनाई जाएगी। ये टीमें हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखेगी और लोगों को समय पर अलर्ट देगी। तो गज मित्र योजना याद रखना भी कहां पर शुरू हुई है, असम में। अभी मैं आपको असम भी लेकर के असम के कुछ स्टैटिक बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ योजनाएं मैं आपको रिवाइज करवा लेता हूं, क्योंकि योजनाओं से संबंधित प्रश्न है ना, तो योजनाओं के बारे में रिवाइज करते हैं। जैसे कि मुख्यमंत्री समृद्धि परिवार योजना मध्य प्रदेश ने शुरू किया। ज्ञान भारतम मिशन को राष्ट्रीय अभिलेखागार ने, नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया ने शुरू किया। भारत सरकार ने भारतीय बायोटेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की थी? बायोसारथी। नोदी बंधन योजना को पश्चिम बंगाल ने। मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए हर खेत स्वस्थ खेत अभियान लॉन्च किया था हरियाणा ने। दिल्ली आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये लागू करने वाला 35वां राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बना था। कौन? दिल्ली। और अभी आप याद रखना कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना केवल अभी एक ही राज्य में लागू नहीं है, वो है पश्चिम बंगाल। ये योजना शुरू होती है 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड से। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान असम ने शुरू किया। शून्य गरीबी P4 नीति ये आंध्र प्रदेश की है। इसका लक्ष्य है 2047 तक राज्य में गरीबी को मिटाना। शून्य गरीबी योजना ये उत्तर प्रदेश की, अब इसका नाम बदल दिया गया अंबेडकर जी के नाम पे। गोवर्धन योजना ये शुरू हुई थी 2018 में। गोवर्धन का मतलब होता है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। महिला संवाद अभियान को बिहार ने शुरू किया था। ठीक है, ये कुछ योजना आपको याद रखनी है। अब असम की बात थी तो ये रहा मैप में असम। देखो, असम की कैपिटल होती है दिसपुर। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। यहाँ का राज का पशु एक सिंग वाला गेंडा है। पक्षी है व्हाइट विंग्ड वुड डक। वृक्ष है होलोंग। पुष्प है फॉक्सटेल ऑर्किड। फल है काची नींबू। लोक नृत्य है बिहू, बगरुम्बा, भोर। यहाँ का क्लासिकल डांस सत्रिया है। बिहू महोत्सव, वाचुवा महोत्सव ये यहाँ पे मनाए जाते हैं। बेखो महोत्सव हो गया। असम का 7वां नेशनल पार्क देहिंग पटकई नेशनल पार्क, उससे पहले छठा था रायमोना नेशनल पार्क। और कौन कौन से अभी तक 7 हैं यहाँ पे, ये 2 हो गए। बाकी काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क और औरंग नेशनल पार्क। भारत का पहला तेल का कुआं ये खोजा गया था डिगबोई असम में। भारत का सबसे लंबा नदी पुल ये भूपेन हजारिका है, डोलो सादिया पुल भी बोलते हैं। लंबाई ये 9.15 किलोमीटर की लोहित नदी पर आपको ये मिलेगा। तो ये असम से सारे स्टैटिक रिवाइज करना। कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न भी आपको रिवाइज कराऊं। तो अभी असम ये देश का पहला राज्य होगा जिसके पास अपना खुद का सैटेलाइट है जिसका नाम है असम सेट। टाइम मैगजीन की वुमेन्स ऑफ द ईयर 2025 की सूची में किस भारतीय महिला को शामिल किया गया था? तो असम की डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को। और असम ये भारत का पहला राज्य बन गया जिसने बायो E3 पॉलिसी को अपनाया था। और मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान शुरू हुआ। मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना यहाँ शुरू हुई थी। इंडियन आर्मी और असम पुलिस ने मिलकर के ऑपरेशन गोस्ट सिम भी लॉन्च किया था फर्जी सिमों के खिलाफ। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में किस राज्य में गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। तो अभी महाराष्ट्र में गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया गया है। तो इससे क्या होगा, अब राज्य सरकार महाराष्ट्र के शहरों और गांवों में बड़े पैमाने पर गणेश उत्सव के आयोजन का खर्च वहन करेगी। और वैसे आपको बता दूं कि स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में सार्वजनिक गणेशोत्सव की शुरुआत की थी।
तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित कर दिया। ये लाइन आपको याद रखनी है। उद्देश्य है गणेशोत्सव को राज्य की सांस्कृतिक पहचान के रूप में मान्यता देना। अब बात महाराष्ट्र की है तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र। कैपिटल मुंबई हो गई, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और गवर्नर है सीपी राधाकृष्णन। बाकी कोंकण रेलवे का मुख्यालय याद रखना नवी मुंबई में है। किसानों की सहायता के लिए महाविस्तार एआई ऐप और डिजिटल शेट्टीशाला ऐप को लॉन्च किया था महाराष्ट्र में। और मारुति चितमपल्ली वे एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए जाने जाते थे। वे महाराष्ट्र से थे। अरण्य ऋषि के नाम से भी उनको जाना जाता था। 2025 में पद्मश्री मिला, लेकिन अभी निधन भी हो गया। रिलायंस इंफ्रा और डसॉल्ट एविएशन ये भारत में फॉल्कन 2000 बिजनेस जेट का निर्माण करेगी। कहाँ पे? नागपुर में। और अभी प्राक्कलन समितियों एस्टिमेट कमेटी का राष्ट्र सम्मेलन भी हुआ था मुंबई में। ये पॉइंट्स भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक का आयोजन ये कहां पर किया गया? तो आंसर होगा रांची में। तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक अभी हुई 10 जुलाई 2025 को। कहां पे? रांची झारखंड में, जिसकी अध्यक्षता की गृह मंत्री अमित शाह ने। लास्ट टाइम इसकी जो 26वीं बैठक है वो दिसंबर 2023 में हुई थी पटना बिहार में। और इस पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के 4 राज्य सदस्य हैं, झारखंड, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, और वो अभी इस बैठक में शामिल हुए थे। तो याद रखेंगे पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की अभी 27वीं बैठक हुई थी। कहां पर हुई थी? रांची झारखंड में हुई थी। अब बैठक वाला प्रश्न है, सम्मेलन समिट से संबंधित प्रश्न है। तो कुछ समिट्स में आपको रिवाइज कराता हूं। देखो, अभी ग्लेशियर के संरक्षण पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2025 हुआ था दुशानबे तजिकिस्तान में। अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की 81वीं वार्षिक बैठक हुई थी नई दिल्ली में। 22वां एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2025 हुआ सिंगापुर में। चुनावी अखंडता पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ स्टॉकहोम स्वीडन में। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट ये भी हुआ नई दिल्ली में। और तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन ये फ्रांस के नीस में हुआ था। इसकी मेजबानी संयुक्त रूप से फ्रांस और कोस्टा रिका ने की थी। और अभी चौथा जो सम्मेलन हुआ 2028 में चीन और दक्षिण कोरिया ने मिलकर के करेंगे ये। और जलवायु शिखर सम्मेलन ये बॉन जर्मनी में हुआ। अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 नैरोबी केन्या में। और पहली बार ये सम्मेलन किसी अफ्रीकी देश में हुआ। प्राक्कलन समितियों एस्टिमेट कमेटी का राष्ट्र सम्मेलन हुआ मुंबई में। इंडियन कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन हुआ देहरादून उत्तराखंड में। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में नवजातों के लिए पहले मलेरिया उपचार कॉर्टेम बेबी को किस देश ने मंजूरी दे दी है? तो आंसर होगा स्विट्जरलैंड। तो अभी स्विट्जरलैंड में कॉर्टेम बेबी नाम की एक नई दवा को अप्रूवल मिल गया है। यह मेडिसिन न्यूबॉर्न और शिशु के लिए दुनिया की पहली मलेरिया की मेडिसिन है। यह मेडिसिन 4.5 किलो से कम वजन के बच्चों के लिए बनाई गई है। और इस मेडिसिन को नोवार्टिस ने मेडिसिन फॉर मलेरिया वैक्सीन के साथ मिलकर बनाया है। मतलब अब तक 4.5 किलो से कम वजन वाले बच्चों के लिए मलेरिया की कोई अप्रूव्ड दवा नहीं थी, लेकिन अब है। और नॉर्वेटिस की बात करें तो ये स्विट्जरलैंड की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। आप कह सकते हो दुनिया की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियों में से ही ये एक है। और इसकी स्थापना होती है 1996 में और ये आपको मिलेगी, मतलब इसका मुख्यालय है बेसल स्विट्जरलैंड में। तो याद रखना नवजातों के लिए पहली मलेरिया वैक्सीन कॉर्टेम बेबी को अभी किस देश ने मंजूरी दे दी है? स्विट्जरलैंड ने। मलेरिया से ही कुछ प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊं तो मलेरिया का रोग कारक ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है। रोगवाहक वेक्टर है मादा एनाफिलीज मच्छर, जिसकी खोज की थी रोनाल्ड रॉस ने। अभी तक हम इसकी जो दवा देते हैं वो कुनिन की दवा है, सिनकोना वृक्ष की छाल से बनती है। मलेरिया ये आरबीसी को प्रभावित करता है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मलेरिया की 2 वैक्सीनों को मंजूरी दी थी। एक तो है मॉस्क्यूरिक्स और एक है R21 मैट्रिक्स 21, जिसका निर्माण किया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने। मलेरिया डे होता है 25 अप्रैल को। हमारा लक्ष्य है इसे खत्म करने का 2030 का। और WHO ने जॉर्जिया को मलेरिया मुक्त घोषित किया था। इस तरह से ये 45वां देश बना था मलेरिया मुक्त होने वाला। अब यूरोपीय क्षेत्र का केवल एक ही देश है जहां पे अभी भी मलेरिया है, वो है तुर्की। और WHO ने अभी मलेरिया मुक्त घोषित किया था कौन से देश को? सूरीनाम का। और ये अमेजन क्षेत्र का पहला देश है मलेरिया मुक्त होने वाला सूरीनाम, और विश्व का 46 नंबर का देश बना था। तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं केयर एज की रिपोर्ट के अनुसार भारत में दुनिया का कितना प्रतिशत दुर्लभ पृथ्वी तत्व रेयर अर्थ एलिमेंट का भंडार है? तो आंसर होगा 8%। तो अभी हाल ही में केयर एज संस्थान ने
द हिडन बैटल फॉर रेयर अर्थ स्ट्रेंथनिंग अल्टरनेटिव सप्लाईज चेन नाम से एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में दुनिया का 8% रेयर अर्थ एलिमेंट रिजर्व है, जबकि चीन के पास दुनिया का 49 परसेंटाइल रेयर अर्थ एलिमेंट रिजर्व है। चीन अपने रिजर्व का 69% खनन करता है। तो इस मामले में चीन पहले स्थान पर है, 9% ये अपने रेयर अर्थ एलिमेंट का उत्खनन करता है। दूसरे स्थान पे ब्राज़ील है और भारत तीसरे स्थान पर है। अच्छा, रेयर अर्थ एलिमेंट से हम क्या समझते हैं? तो ये 17 एलिमेंट्स का एक ग्रुप है। इन्हें रेयर अर्थ एलिमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अर्थ में कम मात्रा में पाए जाते हैं और इन्हें निकालना भी कठिन होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि सीरियम हो गया, यट्रियम हो गया। और भारत में रेयर अर्थ एलिमेंट ये मोनेजाइट जो मृदा है, सैंड है, उसमें पाए जाते हैं। मोनेजाइट सैंड एक तरह की सैंड होती है, मृदा होती है, जिसमें थोरियम और रेयर अर्थ एलिमेंट पाए जाते हैं। ये भारत में तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में पाई जाती है। ठीक है, तो कौन सी रिपोर्ट है? केयर एज की एक रिपोर्ट है जिसके अनुसार भारत में दुनिया का कितना प्रतिशत दुर्लभ पृथ्वी तत्व रेयर अर्थ एलिमेंट का भंडार है? तो आंसर होगा 8%। ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा गुजरात। तो गुजरात अभी ऑफिशियली क्रूज भारत मिशन से जुड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इस मिशन से गुजरात में क्रूज टूरिज्म को बढ़ाया जाएगा और उसे ग्लोबल क्रूज टूरिज्म हॉटस्पॉट भी बनाया जाएगा। क्रूज भारत मिशन की बात करें, ये इंडियन गवर्नमेंट का एक प्रमुख इनिशिएटिव है जिसे लॉन्च किया गया था 30 सितंबर 2024 में। हमारे जो शिपिंग मंत्री हैं सर्बानंदा सोनोवाल, उन्होंने ही इसको लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य है देश को ग्लोबल क्रूज टूरिज्म हब के रूप में स्थापित करना। अब बात गुजरात की है तो एक बार आपको गुजरात भी लेकर के चलते हैं। ये रहा मैप में गुजरात। तो कैपिटल इसकी गांधीनगर हो गई, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। यहाँ का राजकीय पक्षी ग्रेटर फ्लेमिंगो हो गया, पशु है एशियाई शेर, वृक्ष है बरगद का, पुष्प है गेंदा। गरबा नृत्य, डांडिया, ये यहीं के लोक नृत्य हैं। और वंशडा नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क, ये आपको यहीं पर मिलेंगे। सरदार सरोवर बांध है नर्मदा नदी पर, उकाई बांध है ताप्ती नदी पर, कडाना बांध माही नदी पर है, दांतेवाड़ा बांध ये बनास नदी पर है। उसके अलावा कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न भी देखो। किस राज्य में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य स्थापित किया गया? तो आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में। अब ये तमिलनाडु वाला प्रश्न मैं आपको गुजरात में क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि अभी हमने देखा ग्रेटर फ्लेमिंगो ये किस राज्य का राजकीय पक्षी है? गुजरात। तो अगर आप इसे पढ़ोगे नहीं तो हो सकता है आप ग्रेटर फ्लेमिंगो से दिमाग लगाओगे और आंसर गुजरात कर दोगे, तो ऐसा नहीं है, इसलिए प्रश्न मैंने यहाँ पे रख दिया। इसके अलावा याद रखना 2026 में जो एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप है वो अहमदाबाद गुजरात में होगा। अभी 2025 वाला चाइना के जियांगशान में। 100% रेल मार्ग को इलेक्ट्रीफाइड करने वाला 24वां राज्य गुजरात बना। भारत का पहला 9000 हॉर्स पावर लोकोमोटिव इंजन ये बन रहा है गुजरात के दाहोद में। 23वें विश्व पुलिस और फायर गेम्स 2029 वाले ये भारत में होंगे, अहमदाबाद में। भारत पहली बार इसको होस्ट कर रहा है। जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान ये भारत में अभी गुजरात में लॉन्च हुआ। मशरेक ये गुजरात में स्थित गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला किस देश का पहला बैंक बना? यूएई। पहले राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय का उद्घाटन ये किया गया गुजरात के आनंद में। और इस यूनिवर्सिटी का नाम त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय है। इसका नाम अमूल के संस्थापक त्रिभुवन दास जी के नाम पे रखा गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। गुजरात के कुछ करंट अफेयर्स हैं। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर करके। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी डेली इसकी प्रैक्टिस के लिए इसकी एमसीक्यू बनाई जाती है, टेस्ट तैयार किया जाता है क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वो आपको टेस्ट मिल जाएगा। पीडीएफ आपको मिल जाती है टेलीग्राम चैनल पे। तो एप्लीकेशन और टेलीग्राम दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और वैसे एप्लीकेशन को डायरेक्ट आप गूगल प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हो। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेलवित्सिया मिराबिलिस से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा नामीबिया। फिर पूछा, भारतीय नौसेना के पहले स्वदेशी डिजाइन और निर्मित सपोर्ट वेसल का नाम क्या है? निस्तार। किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में मुफ्त बस यात्रा के लिए सहेली कार्ड लॉन्च किया गया? दिल्ली। और एक बुक है 10 पैसे का पोस्ट कार्ड, इसको लिखा है एसएन अहमद ने। किस राज्य सरकार ने डीजी लक्ष्मी योजना शुरू की? आंध्र प्रदेश। फीफा रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा? 133। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया 11 जुलाई को।
भारत और किस देश के बीच जा माता अभ्यास का आयोजन किया गया? जापान। विश्व पुलिस और फायर गेम्स में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पे रहा? तीसरे स्थान पे। और अभी $4 ट्रिलियन मूल्य तक पहुंचने वाली पहली कंपनी कौन सी बन गई है? एनवीडिया। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था UIDAI के नए CEO कौन बने हैं? तो आंसर होगा भुवनेश कुमार। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।